ऑल इंडिया रैंक 29, 765। तो आज है 28 अगस्त और हमने भर दिया है फॉर्म गेट का। 5 महीने बाकी है। इसी जगह पे इसी जगह पे रिजल्ट चेक करूंगा। तुम जानते हो वो फीलिंग जब कोई तुम्हारा रिलेटिव तुमसे पूछे कि बेटा कौन से कॉलेज जा रहे हो एंड तुम अपने प्राइवेट कॉलेज का नाम बताओ, वो 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं एंड फिर हंस के बोल देते हैं, अच्छा कोई प्राइवेट है क्या? प्राइवेट कॉलेज, ये 2 शब्द ये तुम पे इतने भारी क्यों पड़ते हैं? या वो मोमेंट जब तुम अपना लिंक्डइन खोलो और देखो तुम्हारे कोचिंग के दोस्त IITs, NITs या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं एंड देन तुम सोचो कि काश तुम भी वहां होते। या फिर वो रात हॉस्टल में जब तुम्हारे सारे रूममेट सो जाते हैं और तुम अकेले बैठ के सोचते हो कि क्या यही जिंदगी मैंने इमेजिन करी थी जेई के बाद में। मैं आयुष, मैं LPU से था एंड मैं भी सेम चीजें फील करता था जो अभी आप फील कर रहे हो। और फिर अचानक से कुछ चेंज हुआ, 1 या 2 दिन बाद में, करीबन 3 साल बाद, एक रैंक और सब बदल गया। ये वीडियो उस एक नंबर के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस फीलिंग के बारे में है जो अब तुम फेस कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, वो फीलिंग सच नहीं है। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से सब शुरू हुआ। क्लास 12 लेना तो मुझे एरोस्पेस ही था, ना एरोनॉटिकल, ना एस्ट्रोनॉटिकल, ना मैकेनिकल। एरोस्पेस मतलब एरोस्पेस। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे पूछा था कि ब्रांच बहुत नहीं है, वुड यू कंसिडर चूजिंग अ डिफरेंट ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल जो थोड़े कन्वेंशनल होते हैं। तो मैंने तो सीधा रिप्लाई दे दिया था कि अगर मैं जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गया तब भी मैं एरोस्पेस ही चूज करूंगा। हालांकि अभी ये सोच के तो बहुत हंसी आती है कि उस टाइम पे मैं बोल क्या रहा था, बट दिस वाज जस्ट एन एग्जैजरेशन टू से दैट एट दिस पॉइंट दिस इज नॉट इवन अ पैशन, इट्स ऑब्सेशन एट दिस पॉइंट। तो 27 अगस्त 2022 को जे एडवांस का पेपर हुआ। 5 बजे निकलने के बाद मुझे पता था पेपर ठीक गया है, पर अंदर से ये भी पता था कि उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, बिकॉज एरोस्पेस उस टाइम पे सिर्फ 4 IITs में था। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर एंड खड़गपुर। एंड इन टॉप IITs में जाने के लिए करीबन 6000 या उसके अंदर की रैंक चाहिए। ना NITs, ना IIITs, ना कोई GFTIs में एरोस्पेस था। ऑफ कोर्स आइसर्स है, बट मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था कि आइसर्स में भी होता है। तो नेचुरल सी फीलिंग थी कि अगर IITs में नहीं हो रहा तो आई हैव टू स्विच टू प्राइवेट कॉलेजेस। इनिशियली मेरे पापा ने मुझे मणिपाल सजेस्ट किया, बट अगेन मणिपाल में एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस नहीं, तो मणिपाल वाज आउट ऑफ द पिक्चर। देन मैंने बहुत सारे कॉलेजेस और देखे जैसे SRM था एंड बाकी कॉलेजेस था, बट बीइंग अ नॉर्थ इंडियन फ्रॉम मुंबई I didn't want to go to southern colleges because I've seen that they are a bit stricter than the northern. In fact, LPU में around 30 to 40% जो students है वो south से है। This tells you कितना strict होगा the colleges in the south. तो फिर मैंने देखा LPU नॉर्थ में था, तो एटलीस्ट खाने वाने की चीजें तो सॉर्टेड। एंड मेरा ये मानना था कि अगर आप कोई IITs में नहीं जा रहे हो तो मोर और लेस सारे प्राइवेट कॉलेजेस सेम है। यहाँ वहाँ छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स है, बट द बिग पिक्चर फॉर ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस आर मोर और लेस द सेम। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वहां जाके आप 4 साल में क्या कर रहे हो rather than किस प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। दैट वाज माय माइंडसेट फ्रॉम द स्टार्ट। अभी सोच हाफ राइट थी, बट उस टाइम पे हाफ राइट भी इनफ था। 30 अगस्त 2022 एडमिशन ले लिया, फीस पे कर दी। मैंने उनका ऐप डाउनलोड किया एंड चेक कर रहा था, तो पिछले 2-3 दिन से मुझे एब्सेंट मार्क हुए जा रहे हैं। तो मैंने अपने एकेडमिक काउंसलर को कॉल किया एंड उनका ये जवाब मिला मुझे, सर सॉरी गलती हो गई है, मैंने समझा कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और मैंने आपको CS के बैच में डाल दिया था जो 20 सितंबर से चालू हो रहा है। एरोस्पेस का तो खाली एक ही प्रोग्राम है जो 29 अगस्त से शुरू हो चुका है। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया कि ये क्या हो गया। मेरा पहला रिएक्शन था कि एडमिशन कैंसिल करो, क्योंकि ना ओरिएंटेशन है, ना इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं। बीच सेमेस्टर में मैं सीधा घुस जाऊंगा, जिसमें से 10 से 15 दिन गायब। ट्रेन्स बुक नहीं है, बैग्स पैक नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट एक बच्चा जो 1 हफ्ते पहले जे एडवांस देके हटा है। फिर सोचा छोड़ो जाने दो, अगर प्राइवेट कॉलेज में ही जाना है तो 1 दिन बाद जाओ या 10 दिन बाद, क्या ही फर्क पड़ने लगा। तो मैंने उनका जो एंट्रेंस एग्जाम था LPU नेस्ट वो दिया एंड 6 तारीख को उसका रिजल्ट आया। जब मैं ट्रेन में बैठा था निकलने को, जो एकेडमिक काउंसलर थे दे वर वेरी काइंड, उन्होंने मेरे और मेरे पापा के लिए ट्रेन की टिकट्स भी बुक करके दी। एंड देन उस LPU नेस्ट और मेरे बोर्ड्स और जेई मेंस के स्कोर से
मुझे अराउंड 50% स्कॉलरशिप मिली। हाँ, तो एक ऐसा भी था कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के बाद में आपको लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा है, तो यू आर एक्टिंग एज अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ी सी रिलीफ थी कि चलो एटलीस्ट थोड़े बहुत पैसे भी बच रहे हैं। 8 सितंबर को सुबह फीस भरी और दोपहर 3 बजे पहला लेक्चर लिया। ये था मेरा डे 1 एट LPU। पापा उसी दिन घर के लिए चले गए और मैं अकेला एक नए शहर में, एक नए कैंपस में, एक सब्जेक्ट के बीच में घुस गया। इनिशियली सब्जेक्ट्स कोप अप करने में टाइम लग रहा था बिकॉज मैं ऑलरेडी 10 से 15 दिन लेट था, बट आई डिडंट गिव अप बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड मैं क्लासेस डेली लगाता था बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में अटेंडेंस की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो आई मेड श्योर दैट मेरा अटेंडेंस की वजह से मैं कहीं पीछे ना हो जाऊँ। जेई में इतना प्रिपेयर करने के बाद भी नहीं हुआ, थोड़ा तो आपके कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता ही है। इसीलिए मैं पहले हफ्ते चुपचाप क्लास जाता था, पीछे की बेंचेस पे बैठ जाता था एंड क्लास को ऑब्जर्व करता था। लाइब्रेरी जाता था एक ग्रुप के साथ, वो लोग पढ़ते थे, मैं उतना नहीं पढ़ता था। मैं तो अपना जेन्युइनली मस्ती मजाक में ही मैंने टाइम निकाल दिया। वो लोग सोचते थे कि नया बंदा है, बिल्कुल सीरियस नहीं है, पढ़ नहीं रहा, और मैं तो सीधा बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक जेई एडवांस एस्पिरेंट के लिए पीनट्स होता है अगर उसने सही से प्रिपरेशन करी है। तो मुझे इतनी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, पता नहीं वो लोग क्यों पढ़ते रहते थे। तो वो लोग ने एक सोच बना ली थी कि ये लड़का आगे कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये पहले सेमेस्टर में ही सीरियस नहीं है, तो आगे क्या ही करेगा। फिर CA आया, कंटिन्यूस असेसमेंट। पहला CA फुल मार्क्स, मिड टर्म फुल मार्क्स। लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये बंदा पढ़ ही नहीं रहा तो इसके नंबर कहाँ से आए। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एंड टर्म आया। मुझे आज भी वो बहुत अच्छे से याद है कि मैं बस एक पेन लेके जाता था जिसकी कैप भी नहीं थी मेरे पास, बिना पढ़े, क्योंकि ऑफ द टाइम मेरा क्लास में ध्यान रहता था तो मेरी पढ़ाई वही हो जाती थी। तो मुझे इतना रिवीजन या बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैं ऐसे ही उठ के चले जाता था देने एंड मेरे पेपर्स बहुत अच्छे जाते। फिर आया फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 9.7। आई वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर आई इवन वॉक्ड इन। जेई की प्रिपरेशन ने मुझे वो बेस बना के दे दिया था जिसके ऊपर पहला साल सिर्फ रीइंफोर्समेंट था। मैं ऑलरेडी आगे था, मुझे सिंपली बस गलतियां नहीं करनी थी। लेकिन एकेडमिक्स के अलावा एक और दुनिया चल रही थी जो कि है सोशल लाइफ, और वहां मैं इतना स्मार्ट नहीं था। जैसे मैंने बताया, एक ग्रुप था हमारा, हम कैंटीन जाते थे, नॉर्मल लाइफ थी। पहले सब अपना अपना पे करते थे, जैसे दोस्ती बढ़ने लगी फिर कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया, और उसके बाद में दोस्ती इतनी हो गई थी कि एक दिन एक पर्सन पे करता था, दूसरे दिन दूसरा। फिर ग्रुप में एक लड़की आई, एक मेंबर की गर्लफ्रेंड, और तब से एक पैटर्न शुरू हुआ जिसको मैं तब क्लियरली समझ नहीं पाया था, पर आज बहुत अच्छे से देख पाता। बिल बड़ा होता था तो आयुष पे करेगा, बिल छोटा होता था तो वो पे करती थी, ताकि ऐसा ना लगे कि वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती। एक बार मेरे CA में फुल मार्क्स आए तो लोगों ने नच किया, तो मैंने भी बोल दिया कि आज जूस मेरी तरफ से। तो वुड यू इवन इमेजिन, वो लड़की ने दूसरे सेक्शन तक के लोगों को बुलाया है जिनका पैसा मैंने पे किया। रिजल्ट 30,000 रुपए चले गए मेरे कैंटीन में, उस ग्रुप में 30,000 रुपए। जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ उस दिन मैं स्लाइटली ग्रुप से थोड़ा सा दूर होने लग गया। नॉट बीइंग एंटी सोशल बट बीइंग सिलेक्टिवली सोशल विद देम। और ये निकलने की वजह मैं नहीं था, एक लड़की थी। वो हमारे ग्रुप में नहीं आई थी। मैं 10 दिन लेट था, वो करीबन 3 से 4 महीना लेट। सेटल हो रही थी, इतना ज्यादा ओपन अप नहीं होती थी सबसे। तो मैंने एक सिंपल काम करना चालू कर दिया। क्लास जैसे ही 4:57 को एंड होती थी, मैं चुपचाप उसके साथ निकल जाता था बैक टू हॉस्टल। आप मानो 4:57 को निकलने के बाद में 5:04 को मैं अपने हॉस्टल पहुंच जाता था। एंड उस टाइम पे मैं जिम जाता था, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज थी बिकॉज कैंटीन में अराउंड 6:30 तक टाइम वेस्ट हो जाता था, जिसकी वजह से मैं रात को 10 बजे जिम के बाद में अपने रूम पहुंचता था। एंड एक बार अगर मैं नहा लूं जिम के बाद में, तो मेरे में बिल्कुल कोई काम करने की एनर्जी बचती नहीं थी, खाली बैठ के मैं रील स्क्रॉल करता था। ये 5 बजे जाने की वजह से मेरे को बहुत खुद के लिए भी टाइम मिलने लगा। कुछ दिन बाद हमारी थोड़ी बहुत बातें भी शुरू हुई। मैं ये चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो आया, जो ग्राइंड आया, जो रात 2 बजे की प्रिपरेशंस आई, जो मॉक टेस्ट की बाद की फ्रस्ट्रेशंस आई, उन सब में एक इंसान था जो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में था। तो ऐसे ही बात करते करते हम आ गए 4th सेमेस्टर। एंड LPU में 4th सेमेस्टर के बाद में आपको एक मैंडेटरी इंटर्नशिप पे जाना होता है।
तो मैं अपना CV प्रिपेयर कर रहा था टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप्स। मम्मी ने मुझे कहा कि अपना लिंक्डइन भी साथ साथ में अपडेट कर ले। तो आपको भी पता है कि सेकेंड ईयर के बाद में बच्चे के पास क्या ही होता है डालने अपने CV में। तो मैंने अपने कुछ मार्क्स डाल दिए थे ऑफ माय सेमेस्टर। तो एक मैंने डेकोरेटेड पोस्ट बनाया जिसमें मेरे मैथ्स 1, मैथ्स 2 और मैथ्स 3 में 99, 99 एंड 94 आउट ऑफ 100। कुछ दिन बाद एक मैसेज आया, गेट एरोस्पेस एकेडमी को फाउंडर। मुझे लगा कोई सेल्स कॉल है, मैंने इग्नोर कर दी। अगले दिन सेम पर्सन का लिंक्डइन पे मैसेज आया कि हेलो आयुष, तुमसे कुछ बात करनी थी, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। कुछ दिन बाद मैंने खुद रिप्लाई किया कि सर आज मैं फ्री हूँ, आज आप कॉल कर सकते। तो उन्होंने मुझे बताया गेट एरोस्पेस के बारे में, बट मैंने पहले से क्लियर कर दिया कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तब सर ने बताया कि यूट्यूब इनफ नहीं होगा अगर तुम्हें टॉप रैंक्स चाहिए तो मैंने बताया कि सर ठीक है, बट मेरे 2 इश्यूज है। पहला कि सर मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट कॉलेज में एनरोल्ड हूँ, तो मैं आपकी इतनी फीस नहीं भर पाऊंगा बिकॉज मुझे अपने पेरेंट्स पे अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना। एंड सेकेंड चीज कि प्राइवेट कॉलेजेस का जो शेड्यूल है वो इतना टाइट होता है कि पूरी फुल फ्लेज कोचिंग को इंक्लूड कर पाना शेड्यूल में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने पापा से बात करवा दो, अगर वो सेटिस्फाइड है तभी तुम ले लेना एंड मैं तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूंगा। पापा ने सुना, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड देन मैंने और उसने, हम दोनों ने कोचिंग ज्वाइन करी। एक लिंक्डइन पोस्ट, एक फोन कॉल और एक बंदा जिसने मुझे नंबर्स में मेजर किया। कभी कभी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक लिंक्डइन पोस्ट दूर होती। प्रॉब्लम ये है कि हम वो पोस्ट कभी डालते नहीं है। अभी जो पार्ट आने वाला है वो पूरे मेरी गेट स्ट्रगल को समराइज करेगा। यहाँ से जो वीडियो चालू होगा वो आपको बताएगा कि एक प्राइवेट कॉलेज में गेट की प्रिपरेशन करना कैसा फील होता है। क्लासेस 9 बजे से लेके 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे चले जा रही है। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता था बिकॉज हम 3 जन थे हॉस्टल रूम में एंड बाथरूम के लिए लाइन ना लगानी पड़े, इसीलिए मैं पहले चले जाता। 10 मिनट दूर था मेरा हॉस्टल का रूम से मेरा डिपार्टमेंट, तो मैं ब्रिस्क वॉक करके चले जाता था। 1 बजे जैसे ही टाइम हुआ मैं वहां से निकल के तुरंत वापस आ जाता था मेस में। 10 मिनट में मेस से आ गया और मई जून की जो तपती धूप है पंजाब में, उसमें जो हमारा मेस है वो एक मेटल का शेड था। तो कुछ दिन मैंने लिटरली इतनी लंबी लंबी लाइन देखी है जो लगे मेस के लिए। और जब हम खाना खाते थे तो चावल में पसीना टपक रहा था। इस लेवल की गर्मी होती है एक मेटल शेड के अंदर, और वहां हम खाना खाते थे। 20 मिनट में खाना खाने के बाद में मैं तुरंत हॉस्टल रूम में चले जाता था और 20 मिनट और जो बचे हैं उतना मैं लेक्चर देखता था। क्योंकि जब आप 5 बजे के बाद आओ आप में इतनी एनर्जी नहीं बचती है और ऑलरेडी बहुत कुछ आपको कवर करना होता है। तो मैं वो 20 मिनट भी यूज करके आखिरी 10 मिनट में वापस जाता था एंड देन 2 बजे से क्लास लेता था। 5 बजे जैसे ही फटाफट रूम आ जाना, नाश्ता करना एंड देन वापस पढ़ाई पे लग जाना। वीडियो लेक्चर्स देखने होते थे, 2-2 से 2.5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स होते थे। अब आप अगर जेई या गेट एस्पिरेंट हो तो आपको भी पता होगा कि एक 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर को अच्छे से समझने में और उसके नोट्स बनाने में करीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो आप समझ लो 5 के बाद में नेक्स्ट 5 आवर्स चले गए। तो मेरा जिम जाना तो वहीं से रुक गया था, क्योंकि इट वाज अ क्लियर चॉइस कि आपको बॉडी बनानी है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है। एंड मैंने एक अच्छे कॉलेज को चूज किया। तो 10 बजे जैसे ही हुआ उसके बाद में मैं तुरंत खाना खाने चले जाता था बिकॉज 10 बजे मेस बंद होती थी। खाना खा के वापस आना एंड सो जाना। दिस वॉज माई डे। कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। इट वॉज जस्ट क्लास, पढ़ाई, स्लीप, रिपीट। साथ साथ में मेरा IIT मद्रास का ऑनलाइन प्रोग्राम जो डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस का है वो भी साथ साथ में चल रहा था। उसकी भी जो वीकली असाइनमेंट्स है, मंथली क्विजेस है, वो मुझे टाइम टू टाइम सबमिट करने पड़ते थे। फिर आया 5th सेमेस्टर। फ्लाइट मैकेनिक्स, एरोडायनामिक्स, एरोअकॉस्टिक्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोपल्शन, सारे कोर सब्जेक्ट्स एक ही सेमेस्टर में। इसके साथ ही कुछ ऐसे कोर्सेज थे जिसमें आपका जो फाइनल एग्जाम है उसके साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। तो लिटरली गेट के प्रिपरेशन के टाइम में कैड खोल के 3D प्रिंटर से फ्लैट प्लेट्स बना रहा था और उसकी विंड टनल टेस्टिंग कर रहा था 3 मंथ्स या 4 मंथ्स बिफोर माई गेट एग्जाम। सो इस प्रेशर में हमने पढ़ाई की है गेट के लिए। इसके साथ में कोचिंग के रेगुलर टेस्ट चल ही रहे थे। और रिविजन कहाँ, मेरे लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे टाइम पे। मैं बैकलॉग्स बनते जा रहे हैं, उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना कुछ लेक्चर स्किप करके ये लेक्चर्स कवर करूँ।
ताकि एटलीस्ट मेरा गेट का सिलेबस तो कवर रहे। बट जैसे तैसे चीज़ें चलती गई एंड फिर आया नवंबर में जो हमारे सर थे जिन्हें फ्लाइट मैकेनिक्स स्पेस मैकेनिक्स पढ़ाना था, उनका सर्जरी हो गया और वो बेड रेस्ट पे चले गए। इमेजिन, पूरा 1 महीना कोई कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं गए, सिर्फ चल रहा था एप्टीट्यूड। एंड एलपीयू की एक बात अच्छी है कि उसके 4th और 5th सेमेस्टर में एनालिटिकल स्किल्स करके एक सब्जेक्ट, तो जैसे ही मैंने 4th सेमेस्टर से गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, मुझे पता था कि इस एग्जाम में परफॉर्म करने से मेरा एप्टीट्यूड ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा गेट के लिए। तो मैं उन एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लेता था एंड क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड करता था, विच हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मुझे 12 आए 15 में से एप्टीट्यूड में गेट में। सो द कंप्लीट क्रेडिट इज टू दोस एलपीयू टीचर्स जिन्होंने मुझे ग्रिल किया ऑन दोस टॉपिक्स एंड मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है एप्टीट्यूड की, नॉट ओनली फॉर गेट बट फॉर माई एग्जाम्स एज वेल। तो जो नवंबर का टाइम था वो मैंने यूज किया अपना बचा हुआ बैकलॉग जो इतने टाइम से पुश होते आ रहा है फ्रॉम अप्रैल, वो मैं कवर अप कर पाऊँ। एंड नवंबर में मैंने वो किया। 8 दिसंबर पहला टेस्ट फुल लेंथ, मेरे आए हैं सिर्फ 33 आउट ऑफ 100। ध्यान से पेपर को एनालाइज किया तो मुझे पता चला ये जो मुझे 33 मार्क्स आए हैं, इसमें से 15 में से 15 तो पूरे एप्टीट्यूड के मार्क्स हैं। बचे मार्क्स मुझे या तो मैथ से आए हैं या तो फ्लाइट मैकेनिक्स से आए हैं। अब इन दोनों से कैसे आए? फ्लाइट मैकेनिक्स मेरे 5th सेमेस्टर के करिकुलम में था, इसलिए मुझे फ्लाइट मैकेनिक्स फ्रेश याद था एंड मैथ्स तो मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने सर से बात करी इस बारे में एंड सर ने बताया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशंस दैट यू कैन बी इन, बिकॉज लोगों का मैथ्स और एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होता है जिनकी वजह से इनकी रैंक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बट मेरी वही दोनों चीज स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरे पास एक एज था, मुझे खाली अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना था। पर मेरे रेगुलर टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, फिर अचानक से फुल लेंथ में मेरे मार्क्स गिर कैसे गए? दैट इज रिविजन। पूरे टाइम से जब जब जो चीजें पढ़ते थे तुरंत उसका टेस्ट होता था, चीजें फ्रेश याद है, रिविजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, काम निकल जाता था, 50 to 60% मार्क्स आ जाते। बट अप्रैल की चीज को नवंबर तक याद रखना बिना रिविजन के इज एन अनलाइकली सिनेरियो। तो दिसंबर में मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए एंड हर सब्जेक्ट्स के मैं पेज वाइज शॉर्ट नोट्स बना देता था जो मुझे बहुत काम आए अपने गेट के लिए रिवीजन करने की। पहली बार चीजें थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड लग रही थी। इफ यू सी प्रीवियस मंथ्स जो है वो कैसे गए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ। जो सेकेंड मॉक लिया था उसमें अराउंड 43 मार्क्स आए, थर्ड में अराउंड 47 मार्क्स आए, तो अराउंड 50 मार्क्स के करीब मैं लाई कर रहा था। उसके बाद में दिसंबर जैसे ही आया, मिड दिसंबर में हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया और मैं 20 दिन के लिए घर चले गया। नाउ दिस पीरियड वाज द गेम चेंजर फॉर माय गेट प्रिपरेशन। दिसंबर के स्टार्टिंग में कॉलेज के एक सर ने कहा था कि तुम बुक मत खरीदना, मैं खुद तुम्हें पीवाईक्यू की बुक दे दूंगा। मैं सर के पीछे पड़ा रहा कि सर प्लीज मेरे को बुक दे दो। सर कह रहे थे किसी और के पास है, वो जैसे ही मुझे दे दे मैं तुम्हें दे दूंगा। इस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हुआ एंड इमेजिन दिसंबर के एंड तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक सॉल्व नहीं करी थी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो टेस्ट में थे वो जो सर ने डाल कर दिए थे टेस्ट में पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उतने किए थे, बट फुल फ्लेज्ड हर साल की पीवाईक्यू टिक करना वो काम हुआ नहीं था। तो मैंने दिसंबर एंड में जब मैं घर गया तब मैंने बुक खरीदी। आज भी उस बात पे थोड़ा सा स्टिंग लगता है कि अगर पहले खरीद ली होती तो काश सिचुएशन कुछ और होती आज। 20 दिन घर, अपनी रूम, अपनी टेबल, कोई हॉस्टल शेड्यूल नहीं, कोई मेस नहीं, कोई क्लास नहीं। मैंने 5th गियर डाल दिया अपनी प्रिपरेशन। सुबह उठो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, जो बचे कुछ टेस्ट थे जो सर ने पूरा पैकेज दे दिया था टेस्ट का, वो टेस्ट सॉल्व करो, टेस्ट को एनालाइज करो क्या क्या गलतियां हो रही है। मैंने एक पूरी एक्सेल शीट बना दी थी अपने लिए कि क्या क्या करना है, क्या क्या बाकी है, किस में क्या चीजें हुई है और क्या चीजें बाकी है। और अपना मैंने एक 46 एलिमेंट्स का अपने व्हाइट बोर्ड पे रिवीजन शेड्यूल भी बना दिया था कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। बिकॉज अल्टीमेटली मेरे ब्रांच में सिर्फ 5 सेक्शंस है जो करने, बट उसके अंदर जो पढ़ने का तरीका है
वो अराउंड 46 सेक्शंस में मैंने ब्रेक डाउन किया और मैंने उसी हिसाब से अपना रिवीजन शेड्यूल रखा। ये करते करते जनवरी आ गया एंड देन मुझे वापस कॉलेज जाना पड़ा एंड मुझे कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती थी। तो जितना बचा कुचा रिवीजन है मैंने ट्राई किया कि मैं वो कर लूँ एंड देन आ गया फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी आ चुका है और मैंने सिर्फ 4 ही मॉक टेस्ट दिए हैं फुल लेंथ जो है। तो मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लिटरली मैंने फेब 1 से लेके फेब 10 तक हर दिन एक मॉक टेस्ट दिया। सुबह उठो, मॉक टेस्ट दो, रिग्रेट करो कि काश रिवीजन करके दिया होता, चाय पीने जाओ, वापस आओ, क्वेश्चंस एनालाइज करो, देखो क्या क्या टॉपिक्स में डिफिकल्टी आ रही है, उनका रिवीजन वापस करो, रात को फुल सिलेबस रिवीजन करो एंड देन अगले दिन वापस मॉक टेस्ट स्ट्रेट फॉर 10 डेज। ये पीरियड इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है फॉर 3 आवर लॉन्ग एग्जामिनेशन, उसको पता है कि कैसे फील होता है 3 आवर के एग्जामिनेशन के बाद। आपका मेंटल स्टेट ही सही नहीं रहता कुछ सोचने का, लेट अलोन आप बैठो और देखो कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए। आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता उसके बाद में, स्पेशली जब आपका कम स्कोर आया हो। मैं जब चाय पीने जाता था, मेरे क्लास वाले मुझे देख के हंसते थे क्योंकि मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब तो दाढ़ी और बाल मैं गेट के बाद ही काटूं, उसके पहले नहीं काटूं। तो लोग मुझे देख के हंसते थे कि क्या हाल बना लिया है इसने एक एग्जामिनेशन के पीछे। एंड सिंस मेरी जेई की रैंक जो भी हो, अल्टीमेटली मैं हूँ तो उन्हीं के साथ ना, तो वो मुझे उनके साथ कंपेयर करने लगे कि भाई हम भी यही हैं, ये भी यही हैं, तो क्या ही इतना डिफरेंस होगा। मॉक्स में 5 से 6 मॉक देने के बाद में मेरे कंसिस्टेंटली 70 से ऊपर आ रहे थे और मेरा एक पेपर में 83 मार्क्स भी चले गया। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप पेपर ऑलमोस्ट एंड करने वाले होते हो ना, आप अपने राइट साइड में देखते हो कितने ग्रीन बॉक्सेस है, यानी कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके हो और कितने बचे। तो आपका टेस्ट एंड करते टाइम एक फीलिंग होती है आप, और जैसे ही टेस्ट एंड होने के बाद में आप एक नंबर देखते हो ना, तो आप उस नंबर को उस फीलिंग के साथ एसोसिएट कर लेते। तो जैसे ही मैं अपना 7th और 8th मॉक दे रहा था, मॉक खत्म होने के पहले ही, सबमिट करने के पहले ही मुझे अंदाजा हो जाता था कि इस पेपर में इतने से इतने मार्क्स आने वाले। तो दिस इज समथिंग जो हर एस्पिरेंट फील करता होगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है और आपने जिस तरीके से एग्जाम दिया है, उसको अगर आपने ज्यादा मॉक्स दिए तो आप एक क्वांटिफाई कर पा रहे हो अपना कैसा आपका एग्जाम गया है उस चीज। तो ये मैंने फेस किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। जैसे ही कोई पेपर अच्छा जाता था, मुझे एंड करने से पहले मालूम था कि इस पेपर को तो मैं फाड़ के आया, और जो पेपर अच्छा नहीं जाता था मुझे पता चल जाता था इवन बिफोर एनालाइजिंग कि ये चीज है जहाँ मुझे फोकस करने की जरूरत है। दिस हेल्प मी अ लॉट इन प्रिपरेशन। जिस दिन मुझे 83 मार्क्स आए थे, उस दिन मुझे लगा कि हाँ, अब मैं काइंड ऑफ रेडी हूँ फॉर द पेपर। एंड एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, इट वाज 10th of February। तो जैसे मेरे सर ने मुझे रेकमेंड किया था कि 10 तारीख के बाद में कोई भी पेपर मत देना फॉर द नेक्स्ट 5 days, बिकॉज अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो इट इज गुड, बट अगर एक भी पेपर में 10 तारीख के बाद अगर कम मार्क्स आ गया तो एक फीलिंग एसोसिएट हो जाएगी उससे, और आपको लगेगा कि अगर ये मेरा एक्चुअल पेपर में हुआ होता तो क्या होता। एंड इस डर की वजह से बहुत लोग अपना पेपर खराब करके आ जाते हैं। तो मैं ये सीरियसली सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 वीक बिफोर आपको टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए। मेरा केस अलग था, मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मुझे लगातार रोज पेपर देना पड़ा। ऑल्दो लेट मी टेल यू, ये 10 पेपर देने से उतना फायदा नहीं है जितना उसको स्पेस करके देने से, ताकि ज्यादा टाइम मिले रिविजन का। बट अब जिसके पास टाइम ही नहीं है वो बंदा क्या कर सकता है? फिर तो आपको जो हाथ पैर मारना है आप मारो, उसमें कुछ नहीं कर सकता। इन 4 दिनों में मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों बहुत एक दूसरे को रिवीजन में हेल्प करते हैं। सो आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिसको चीजें तुरंत क्लिक हो जाती है, पर उस चीज को मेमोराइज करने में बहुत टाइम लगता है। एंड मेरी जो फ्रेंड है, उसको भले ही कुछ चीजें एक बार में क्लिक ना हो, पर उसकी मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी। तो हम साथ में मिलके पूरा सिलेबस अच्छे से हमने 4-5 दिन में अच्छे से कवर कर दिया था। हमारा बीच में छोटी अनबन भी हो गई थी क्योंकि एक टॉपिक जो मुझे उसे पढ़ाना था, उसका मुझे टाइम नहीं मिला। कभी कभी छोटी बातों पे तो इरिटेशन भी हो जाती थी क्योंकि दोनों को प्रेशर था एग्जाम का।
लेकिन हम दोनों साथ में थे एक दूसरे के लिए। उस मोमेंट में बस उतना ही काफी था। और मैं ये जितने भी 10 मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने अपना टाइम एनालाइज किया। मेरा टाइम अराउंड 2 घंटे आ रहा था 3 घंटे के पेपर, मतलब मैं 66% ऑफ द टाइम ही ले रहा हूँ पूरा पेपर सॉल्व करने में। तो उस टाइम पे मेरे सर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें गलतियां कम करनी है तो थोड़ा सा स्लोली पेपर सॉल्व करना, ताकि जो सिली मिस्टेक्स है वो अवॉइड कर सके। फिर आया 15 फेब 2025, गेट का पेपर 9:30 बजे शुरू हुआ। पहला क्वेश्चन मैंने देखा, अच्छा ये तो इजी है, ये तो आता है। सेकंड क्वेश्चन इजी है, थर्ड क्वेश्चन इजी है। पेपर चलते गया। जैसे सर ने मुझे रेकमेंड किया था, मैंने अपनी पेस स्लो रखी थी, बट दिस वाज द वर्स्ट मिस्टेक दैट आई कुड डू इन द पेपर। लास्ट के 40 मिनट्स बचे और मेरे 18 क्वेश्चंस अभी तक नहीं हुए। बहुत प्रेशर सेट हो रहा था इस टाइम पे। इस वजह से मेरे कुछ इजी क्वेश्चंस भी गलत हो गए, या उस टाइम पे मेरा दिमाग क्लिक नहीं किया उस क्वेश्चन से। आप कितना भी गेट के लिए प्रिपेयर कर लो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लो, उस 3 घंटे में जो आपका माइंडसेट रहता है और जैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, दैट इज व्हाट बिल्ड्स योर रैंक एंड नॉट हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिन्होंने मेरे से ज्यादा प्रिपरेशन करी है, बट फिर भी मेरे से आधे मार्क्स भी नहीं है उनके। दिस हैपेंस, दिस इज एग्जाम प्रेशर एंड एवरीथिंग इज फेयर बिकॉज आई might have not studied as much as that guy, but I could handle the pressure well, and that is more important. That's why this is not GATE graduate knowledge test of engineering. It is graduate aptitude test of engineering. ये आपका aptitude, आपका attitude और आपकी problem solving तीनों को जज कर in the same 65 questions. मैं last second तक question solve कर रहा था, लिटरली लास्ट सेकंड तक। एक क्वेश्चन था उसमें एप्टीट्यूड का, उसका मुझे सही आंसर पता था कि ये है, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। तब मुझे अपने सर की एक बात याद आई। सर ने बोला था अगर आप 1% भी कम कॉन्फिडेंट हो तो मत टिक करके आना, बिकॉज +2 से आपको बहुत खुशी होगी, बट वो जो -0.67 है जब आप टॉप रैंक्स की बात करते हो, तो आपको वो 29 से 49 पे भी लेके जा सकता है। तो मैंने उस टाइम पे वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, ऑल्दो स्पॉइलर वो मेरा ऑप्शन सही था। अगर वो ऑप्शन मैंने चूज किया होता तो आज ये वीडियो AIR 29 की नहीं AIR 15 की होती, बट खैर अगर वो गलत होता तो ये 49 की भी हो सकती। सो नो रिग्रेट। बाहर निकला, वो फीलिंग सही नहीं आ रही थी कि पेपर बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं वो कैंडिडेट नहीं हूं जिसने 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है। मैं वो कैंडिडेट हूं जिसने 83 भी लाया अपने मॉक में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो फीलिंग एसोसिएट होती है वो फीलिंग इसमें नहीं आ रही थी। बट मुझे इतना पता था कि मेरा पेपर बुरा नहीं गया है, पर नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। जब नीचे बिल्डिंग से उतर रहा था पेपर देने के बाद में, तो कुछ सीनियर्स मिले, वो बातें कर रहे थे आपस में कि पेपर तो बहुत इजी आया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कुछ तो नीचे गालियां दे रहे थे कि भाई पेपर फाड़ के आ गया हूँ, इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो गया एंड दैट ऑल। आई वॉज लाइक अगर पेपर इतना ईजी था, इतना प्रिपरेशन के बाद में, तो मैं थोड़ा साइक हो गया था कि सिर्फ मेरा ही पेपर खराब तो नहीं गया। तो मैं नीचे आया, अपनी फ्रेंड से मिला, मैंने उसको पूछा तेरा पेपर कैसा गया। उसने भी बोला ना एकदम अच्छा गया ना एकदम बुरा गया, बट जैसे भी हो गया। बिकॉज ये जो फरवरी का फेज था ये हमारे लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग था। यू नो, जब आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आप एक ही चीज 6-6, 7-7 बार पढ़े जा रहे हो, इट इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, बट दैट इज द वर्क यू नीड टू पुट इन फॉर द रैंक। देयर इज नो एक्सक्यूज इन दिस। जैसे ही पेपर खत्म हुआ, बाजू में एक लड़की थी, मेरी क्लास की थी, वो मुझे पूछ रही है और आयुष कौन सा IIT जा रहा है। मैं ऑलरेडी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, उससे फ्रस्ट्रेटेड था। मेरा चेहरा देख के आसपास वाले भी हंसने लगे कि इसका तो क्या ही होगा, इसका तो चेहरे के 12 बजे हुए हैं। ना उन्हें पता था ना मुझे पता था कि 2 महीने में क्या बदलने वाला। रिस्पॉन्स शीट आई 27 फरवरी। मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में चेक किया। एप्टीट्यूड 12 आउट ऑफ 15। जो 2 क्वेश्चंस छोड़े थे मैंने, वो दोनों में से एक तो मैंने जो बताया जो सही था, एंड दूसरा मैं गलत वाला टिक करने वाला था, तो मैं उससे बच गया। मैथ्स में आई गॉट 14 आउट ऑफ 18। 2 क्वेश्चंस थे तो 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स गएगा। एक क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट। अकर्स एट मतलब वो x की वैल्यू पूछ रहे थे जिसपे मैक्सिमम हो रहा है। मैंने मैक्सिमम वैल्यू देखा और मैंने y की वैल्यू निकाल दी। 2 मार्क्स, एक सिली मिस्टेक, सीधे चले गए। एंड जो दूसरा क्वेश्चन था वो तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था।
तो वो मेरे से भी नहीं हुआ, आई विल बी ऑनेस्ट। तो इनिशियली मेरी फ्रेंड जो कैलकुलेट कर रही थी उसने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी फॉर वन क्वेश्चन एंड उसने मेरा टोटल बनाया 60.67। हालांकि जिस दिन रिजल्ट आया तो वो भी चीज क्लैरिफाई हो गई थी, सो आई गॉट 62.67 मार्क्स। तो मैंने अपने सर को बताया तो सर ने कहा कि तुम्हारी टॉप 50 में तो रैंक फिक्स है। तो मैं थोड़ा खुश हो गया था कि चलो एटलीस्ट आईआईटी तो जा रहे हैं हम फाइनली। अब ये बात था कि किस आईआईटी जाए। मैं घर गया था स्पेशली अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। मन में तो खाली यही था कि अगर टॉप 10 में आ जाए तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा, अगर टॉप 20 में आ गया तो ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट 30 के तो अंदर मिनिमम होना ही चाहिए मेरा रैंक। मैंने बस भगवान से ये प्रे किया। रैंक लोड हो रहा था एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 29। इनिशियली मम्मी पापा को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा कि रैंक का मतलब क्या है। ऑल्दो दे आर टीचर्स फ्रॉम द पास्ट 35 years बट ओनली टिल क्लास 10। तो उन्होंने गेट जेई ये सब की दुनिया से उतना उनका कांटेक्ट था नहीं। मम्मी शी डिडंट रियली से एनीथिंग। शी वाज लाइक जिस दिन तू आईआईटी में पैर रखेगा मैं उसी दिन मानूंगी कि तू आईआईटी जा। सो दीज आर माय पेरेंट्स। तो मंदिर गए, फैमिली ने सारे कॉल्स किए, सब कुछ सही था। बस मन में एक चीज चल रही थी कि अब जाना कौन से कॉलेज है। AIR 29 के बाद में कॉलेज एंड कोचिंग वालों ने सजेस्ट किया कि तुम्हें एक और बार फिर देना चाहिए ISC के लिए, बिकॉज ISC फॉर एरोस्पेस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो आई वॉज लाइक ओके, फाइनल ईयर है, फ्री टाइम बहुत है, एक और बार दे देते। लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था ISC के लिए वो था 785 और मेरा गेट स्कोर जो आया है वो आया है 765। तो 20 गेट स्कोर का गैप था जिससे सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है कि अगले साल मिलेगा या नहीं। तो इसलिए मैंने बोला चलो दे देते हैं एक और बार। और तो मैंने 2026 में भी गेट दिया एंड इस साल का पेपर वाज हिस्टोरिकली द हार्डेस्ट पेपर इन ऑल ऑफ द 18 years ऑफ गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड सेक्शन इस बार एनालिटिकल नहीं था, स्पेशियल एंड रीजनिंग बेस्ड था। वो मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट। मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया बट इस बार ओवर अटेम्प्ट हो गया एंड आई ओनली गॉट 2.33 मार्क्स आउट ऑफ 15 इन एप्टीट्यूड। अगर लास्ट ईयर वाला एप्टीट्यूड के मार्क्स होते तो इस साल मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 होता। नाउ यू अंडरस्टैंड क्या मार्क्स मैंने स्कोर किए इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ एप्टीट्यूड मेरी रैंक पीछे पुश हो। ओवरऑल आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 38 and a gate score of 716. तो जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा I was not that happy to be honest. Of course अगर आप 29 एक बेंचमार्क सेट कर देते हो then next year everyone and you also expect that इससे ऊपर रैंक जाए, पर मेरी रैंक नीचे आ गई थी and it was clear that अब ISC for MTech तो नहीं होना है, not possible. IIT मद्रास इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। एरोडायनामिक्स में ISC से स्लाइटली कम लेकिन ऑलमोस्ट एट पार। प्लेसमेंट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इकोसिस्टम IIT मद्रास वहां डिलीवर करता है जहां ISC थोड़ा सा पीछे हट जाता है। देन COAP का राउंड 1 आया, ऑफर्स फ्रॉम ऑल द IITs जहां मैंने अप्लाई किया। ऑफ कोर्स मेरी रैंक के बाद ये एक्सपेक्टेड ही था, इसीलिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स खुश थे बिकॉज यू नो पिछले साल ही जो मेरी रैंक आई थी मैं तभी ही खुश हो गया था फॉर दिस पार्ट। सो आई न्यू कि मुझे ऑफर सारे IIT से आने वाले, सो इट वॉज नथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज यू ऑलरेडी नो राइट समथिंग। IIT मद्रास के कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने एंड अब जेन्युइनली एक्साइटेड फील हो रहा है वहां जाने के लिए। मैं आज तुम्हें कुछ बताता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। हर प्राइवेट कॉलेज में, हर ब्रांच में 1 से 2 ऐसे बंदे हैं जो वहां पर अपनी काबिलियत के बेसिस पे नहीं बट अपनी सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे है वहां। एंड वो 2 जन बहुत मेहनत कर रहे हैं उस प्राइवेट कॉलेज में वहां से एक बेटर पोजीशन में आने के लिए। वो लोग रोज उठते हैं पैक्ड शेड्यूल में बिना प्रॉपर रिसोर्सेस के, वो फाइट करते हैं। वो मैं था एंड मैं अकेला नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज वालों को एक चीज मिलती है जो प्राइवेट कॉलेज वालों को नहीं मिलती एंड दैट इज कंफर्ट। प्राइवेट कॉलेज वालों के पास वो ऑप्शन नहीं होता। तुम्हें हर दिन एक चीज प्रूव करनी होती है, सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी। जो लोग उसे जलाए रखते हैं वो
बहुत दूर तक जाते हैं। मेरे ही बैच में एक एरोस्पेस का बंदा था, एलपीयू में आने के बाद में वो 40 लाख का पैकेज लेके अब ऑटोडेस्क में काम कर रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं ऐसे जो इवन आईआईटीज में हैं जिनको इतने का पैकेज मिलता है? बहुत कम नंबर है। द पॉइंट इज 4 साल पहले इसी लड़के के जो दोस्त होंगे जो आईआईटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे होंगे, वो इस पे हंस रहे होंगे कि ये कोई प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है, एंड जब ये बाहर निकल रहा है ये इनसे ज्यादा पैकेज लेके निकल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम थी उसकी? कॉलेज या कुछ और? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। कुछ नहीं, उसने काम ढूंढा, अपने आप पर फोकस किया, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया और अपने स्किल्स शो की और जॉब लेके निकल गया। और मैं जानता हूं कि ये सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुनो, ब्लेम गेम एक एडिक्शन है। 1 सेकंड के लिए बेटर फील होता है बस कि मेरा नहीं, सिस्टम का कसूर है, रिजर्वेशन का कसूर है, कॉलेज का कसूर है। वो 1 सेकंड सबसे महंगा चीज है जो तुम खरीद रहे हो, क्योंकि उसके बाद में कुछ नहीं होता। पोजीशन वही रहती है और आपका स्टेटस भी वही रहता है, सिर्फ टाइम चले जाता है, ओनरशिप वही रहती है। मैं एलपीयू का स्टूडेंट था और आज मैं आईआईटी मद्रास जा रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में सोचो कि मैं कोई अच्छे कॉलेज में जा रहा हूं। तुम भी वही चीज फॉलो कर सकते हो जो मैंने करी थी थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन, विच इज नॉट गिविंग अप। दैट्स ऑल। दैट इज द ओनली वे यू कैन इंप्रूव योर सिचुएशन एट दिस पॉइंट। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, ब्लेम गेम खेलना बंद करो और अपने आप पे काम करो। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू गेट इनटू अ बेटर प्लेस। तो जाओ, एक गोल पकड़ो, एक बुक, एक रिसोर्स, एक पेन और काम पर लग जाओ। मैं तो आईआईटी मद्रास जा रहा हूं, तुमसे जल्द मिलूंगा।